अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हम लोग हैं चैप्टर नंबर 15 के लेक्चर नंबर 5 पे, और आज बच्चों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लेंज़ेज़ लॉ। ठीक है बच्चों, लेंज़ेज़ लॉ जो है दैट इज़ प्योरली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो इट्सेल्फ कोई नहीं है। और बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेंज़ेज़ लॉ है ये बच्चों हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लेंज़ेज़ लॉ में बच्चों आज हम दो बातें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लेंज़ेज़ लॉ एक्चुअली मींस हाउ इट डिस्क्राइब्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, जो इसका मेन काम है। और उसके बाद हम देखेंगे कि लेंज़ेज़ लॉ जो है दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों दो हिस्सों में हम इस लेंज़ेज़ लॉ को दो पार्ट्स बना लेते हैं, इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो पहले हिस्से में बच्चों हम इसमें मेन पार्ट इसका जो इसकी स्टेटमेंट है जिसमें ये इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करता है, और दूसरे हिस्से में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्योरली थ्योरेटिकल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। इससे रिलेटेड कितने सारे एमसीक्यूज़, कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो हमारे ई कैट और एम कैट जो कंपैरेटिव एग्जाम्स हैं उसमें उनमें भी काफ़ी इस लेंज़ेज़ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसकी प्योर जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि लेंज़ेज़ लॉ एक्चुअली क्या है और हमें किस तरह से इसको समझना है, और क्या चीज़ है जो लेंज़ेज़ लॉ में हेनरिच लेंज ने हमें बताई थी। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो लेंज़ेज़ लॉ, लेंज इज़ अ हेनरिच लेंज, ये जो वो बंदा है जिसने, ही वॉज अ रशियन फिजिसिस्ट, मैं उसका नाम लिख दूँ, दैट इज़ हेनरिच लेंज। और इस बंदे ने जो 1834 में 1834 समथिंग, तो इसने ये लॉ जो है वो दिया था। ही वॉज अ रशियन फिजिसिस्ट। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसमें हमें पता हो कि जिस हम लॉ पढ़ रहे हैं जिस बंदे ने बताया था, तो वो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड या हिस्ट्री उसकी क्या है। ठीक है बच्चों, तो दैट ही वॉज हेनरिच लेंज, और उसका लॉ है दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज़ अबाउट इंड्यूस्ड करंट। ठीक है बच्चों, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें दो बातें हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ रहे हैं, और जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ पे फोकस किया था कि इस चैप्टर में आप लोग ये देखेंगे कि हमारे जो टॉपिक्स हैं दैट आर अबाउट इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह पैदा होती है, इंड्यूस्ड, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जब वो प्रोड्यूस होता है तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसकी एक डायरेक्शन भी होती है, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के नतीजे में जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चेंजेस। ठीक है ना, ये मैंने आपसे डिफरेंट मेथड्स लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था, मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रूर से देख लें। ठीक है, मेथड्स टू इंड्यूस ईएमएफ, उसमें 5 मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए थे जिनसे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो सकती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के नतीजे में इंड्यूस्ड करंट जो है वो जो पैदा होता है तो उस करंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से चेंज होती है, ये मैंने उन सारे मेथड्स में, पांचों मेथड्स में एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, तो वो आप लाजमी जो है वो देख लें। एनीवे, तो इसकी बच्चों सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ और फिर इस पर डिस्कशन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ टोटली थ्योरेटिकल डिस्कशन, राइट। उसको डिफरेंट डायग्राम से मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। तो पहले बच्चों इसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो है उसको लिखने के बाद उस पर बात करते हैं। तो स्टेटमेंट जो है दैट इज़ अबाउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है जी, सो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन of induced current is always so as to oppose the rate of change of flux, oppose the rate of change of flux, और इस चीज़ को हम कॉज भी कहते हैं, अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स या अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट, विच प्रोड्यूस इट। ये है बच्चों इसमें हमारे पास स्टेटमेंट।
सो लेंज़ेज़ लॉ एक्सप्लेन्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। एक MCQ हो गया आपका, ठीक है। इज इट अबाउट इंड्यूस्ड EMF और इज इट अबाउट इंड्यूस्ड करंट? लेंज़ेज़ लॉ इज अबाउट इंड्यूस्ड करंट, ठीक। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट के बारे में लेंज़ेज़ लॉ बात करता है, ठीक है। डायरेक्शन किसकी होती है? इंड्यूस्ड करंट की। EMF की डायरेक्शन नहीं होगी। EMF हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड दैट मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा उतना इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा उतना इंड्यूस्ड EMF कम होगा। दैट इज़ ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड। So the direction of induced current is always so as to oppose the cause. इसके लिए बुक में आपके एक वर्ड यूज़ हुआ है, that is cause, और मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेट करने के लिए लिख दिया कि cause means rate of change of flux, क्योंकि जो induced current है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू induced EMF, और induced EMF ultimately प्रोड्यूस होती है ड्यू टू rate of change of flux. So induced current will always oppose rate of change of फ्लक्स, ठीक है बच्चों। ये बात आपने यहाँ तक याद रखनी है। तो इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच हैज़ अनदर नेम ऑफ कॉज। एक और आपने बात याद रखनी है कि जब भी मैं ये कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो उसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी कॉज। ये आपने इस टॉपिक में या इसके अलावा भी आपने एक पॉइंट जो है ये नोट रखना है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, या टू टाइप्स कह लें, या इट कैन बी ऑफ टू वेज, राइट। वो क्या है? दो तरह से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है ये हो सकता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैन बी इंक्रीजिंग एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कैन बी डिक्रीजिंग, राइट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको नोट करते जाएं। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और दूसरा जो हम ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ flux is decreasing, right? So rate of change of flux is increasing, rate of change of flux is decreasing, ठीक है बच्चों। अब ये जो increasing और decreasing का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको फैराडेज लॉ में भी और मोशन EMF में भी जो डायग्राम एक्सप्लेन की थी उससे भी समझ आ सकती है। लेट्स से बच्चों एक दफ़ा फिर उस डायग्राम को एज ए अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि वही सिचुएशन है जो मैंने आपसे डिस्कस की थी। दो कंडक्टिंग रेल्स हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे बच्चों हमने एक और कंडक्टर जो है उसको प्लेस किया है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास एरिया है ABCD। जब हम इस कंडक्टर को मूव कराएं इस तरह से कि ये जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो, राइट। अब जो फ्लक्स है बच्चों, आप सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू B टाइम्स A, ठीक है ना। व्हाट इज़ B? B इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ A? दैट इज़ एरिया। तो अगर ये कंडक्टर इस तरफ को मूव करे जिससे ये एरिया बढ़ेगा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इंक्रीजिंग, राइट। समझिए ना बात को। सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इफ आइदर B और A इज चेंजिंग। ऐसे ही है ना। या तो आप ये करें कि मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा कर दें, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्लक्स है फाई दैट इज इक्वल्स टू B टाइम्स A। या तो आप B को ज़्यादा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाते जाएं, कुछ इस तरह की अरेंजमेंट करें कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है स्ट्रेंथ का वो ज़्यादा होता जाए। या बच्चों आप ये करें कि एरिया चेंज कर दें। इस केस में हमने ये किया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स्ड है, तो हम एरिया बढ़ाते जाते हैं। तो ये जो एरिया है A, ये इंक्रीजिंग एरिया है, तो उसके नतीजे में ये जो फ्लक्स बनेगा दैट विल बी एन इंक्रीजिंग फ्लक्स, या हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, राइट। अच्छा, अब इसके बच्चों अपोजिट अगर मैं ये करूँ कि यहाँ से अगर मैं इसको इस तरफ को मूव कराऊँ इस कंडक्टर को, तो अब आप देखेंगे कि एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है,
चेंज इन फ्लक्स तो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी है, बट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नाउ डिक्रीजिंग, ठीक है ना। सो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नाउ डिक्रीजिंग, ठीक होगी ना बात। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है दैट कैन बी इंक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट कैन बी डिक्रीजिंग। समझिए ना बच्चों बात को। अच्छा चलें, इसको एक और मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में आपको एक और एग्जांपल जो है वो देता हूँ, ठीक है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमें लेंज़िस लॉ की समझ नहीं आएगी। तो इसकी जो दूसरी एग्जांपल जो है वो यूँ है कि लेट्स से हमारे पास ये एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ गैल्वेनोमीटर और इसके पास बच्चों हम एक बार मैग्नेट प्लेस करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बार मैग्नेट और इस बार मैग्नेट में लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। इस बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, राइट, विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह से ये इसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। लेट्स से इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो देखें, अगर तो ये बार मैग्नेट जो है ये फिक्स्ड है, ये अपनी जगह पे है और मूव नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर बार मैग्नेट जो है पहली सिचुएशन में ये फिक्स्ड है तो फ्लक्स तो है, मींस लाइंस तो पास कर रही हैं इस कॉइल में से, ठीक है ना। इस कॉइल की जो डायरेक्शन है दैट इज़ इन दिस वे, ठीक है, इस तरह से है ये कॉइल। तो फ्लक्स इज़ कांस्टेंट। अगर ये मैग्नेट मूव नहीं कर रहा तो इट मीन्स के फ्लक्स इज़ कांस्टेंट। फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइंस, फिक्स्ड एरिया, सो फ्लक्स इज़ कांस्टेंट। अच्छा बच्चों, अब सिचुएशन अगर ये बने कि हम इस बार मैग्नेट को स्लोली या ग्रेजुअली जो है वो मूव कराएं टूवर्ड्स द कॉइल। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एरिया है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। ये उसका बिल्कुल इस एग्जांपल का ऑपोजिट हो गया। वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स था और एरिया चेंज हो रहा था, यहाँ पर एरिया फिक्स्ड है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब इस कॉइल का एरिया तो फिक्स्ड है, उतना ही रहेगा जितना है। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आएंगे तो क्या होगा कि नंबर ऑफ magnetic field lines passing through the coil will increase। होगा ऐसे, होगा ना बच्चों इस तरह, ठीक है। इस तरह होगा ना कि जब ये मैग्नेट को हम मूव कराएंगे कि वो मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के करीब जाए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल विल इंक्रीज। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। रिजल्ट क्या निकला इसका, जब हम इस मैग्नेट को मूव कराते हैं टूवर्ड्स द कॉइल तो क्या कहेंगे हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक होगी ना बात बच्चों। तो ये रिजल्ट निकलेगा इसका। और दूसरे केस में अगर हम इस मैग्नेट को वापस मूव कराते हैं, इससे अवे मूव कराते हैं, व्हेन दिस बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम दिस कॉइल, तो उस केस में फिर क्या होगा बच्चों, सेकंड रिजल्ट क्या होगा, जो दूसरा रिजल्ट होगा उस केस में वो क्या होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा दैट विल बी नाउ डिक्रीजिंग। ऐसे होगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो व्हेन दिस बार मैग्नेट मूव्स नियर द कॉइल द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस, when this bar magnet moves away from the coil rate of change of flux is decreasing। ये आपको समझ आ गई, ठीक है बच्चों। so rate of change of flux can be increasing, so rate of change of flux can be decreasing। अब वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। अब इस स्टेटमेंट में उसने कहा कि इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा वर्ड ये यूज हुआ था, अपोज। इंड्यूस्ड करंट in the coil will set up in such a way it will oppose the rate of change of flux। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब इस मैग्नेट को हम इस कॉइल की तरफ मूव कराएंगे तो इस कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ पैदा होगी, उस ईएमएफ की वजह से इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा,
वो जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी 2 पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं। चूँकि ये लूप है तो हमारे ज़हन में आता है कि इसकी तो करंट की तो 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं। लेट्स से कि अगर हम इस लूप को या इस कॉइल को सामने से देखें तो जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, राइट। अगर हम साइड व्यू करें तो करंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है, और बच्चों ये भी हो सकता है कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है। जब एक क्लोज लूप है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी है तो फिर तो बच्चों लाजमी बात है कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट तो आएगा। जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आएंगे तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट तो आएगा, इंड्यूस्ड करंट तो आना ही है। अब करंट तो है, अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय लेंज़ेस लॉ, कि वो जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा इस लूप के अंदर, इस कॉइल के अंदर, वो अपने आप को यूं सेटअप करेगा या अपनी वो डायरेक्शन अडॉप्ट करेगा, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो भी, वो डायरेक्शन अडॉप्ट करेगा कि उस डायरेक्शन पर वो अपोज कर सके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को, राइट। मसलन अब जो अगर इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके आते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, इंक्रीजिंग। तो उस कॉइल के अंदर जो करंट आएगा वो करंट अपने आप को इस तरह स्टैब्लिश करेगा कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज करे, राइट। पॉइंट समझ आया ना। फिर से कहता हूँ, फिर से बताता हूँ कि जब इस बार मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल इज नाउ इंक्रीजिंग। अब ये तो हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है। अब इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर करंट भी फ्लो करेगा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वो करंट वो वाला पाथ लेगा कि जिस पाथ पर वो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज करे। क्योंकि ओरिजिनल इफेक्ट क्या है, ओरिजिनल क्या हो रहा है, जब इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहे हैं जो कि इसके प्रोड्यूस होने का कॉज है, यानी इस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह जो है वो यही है कि हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके जा रहे हैं, जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो करंट है वो क्या चाहेगा या वो क्या करेगा कि वो इस तरह स्टैब्लिश होगा इस कॉइल के अंदर कि वो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज करे, राइट। वो जो करंट होगा वो इसको डिक्रीज करेगा। व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, the direction of current will be in such a way that it will decrease the rate of change of flux। ये है असल बात जो इस हमारे लॉ से है। So induced current sets up in a coil or in a conductor is always in such a way to oppose the rate of change of flux। If rate of change of flux is increasing, it oppose means decreases। oppose करना है ना इसको। When rate of change of flux is increasing, current establishes to decrease it। When rate of change of flux is decreasing, current establishes in such a way to increase it, right? So it always opposes the rate of change of flux, which is the cause, which is the reason to produce this induced current। समझ आ गई बच्चों बात की, ठीक है ना। So when this bar magnet moves near this coil, rate of change of flux is increasing। So current sets up in this coil in such a way that this rate of change of flux decreases। ठीक है। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज कैसे करेगा, ये अब अगली बात है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस तरह से डिक्रीज करेगा, उसको अब हम किस तरह समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका ऑपोजिट भी है भी। देखें बच्चों, इसके लिए हम इस तरह से देखेंगे कि जब भी किसी लूप में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है ना। तो ये देखें बच्चों, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, चैप्टर नंबर 14। जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल के मुताबिक देख सकते हैं। अगर वो जो कंडक्टर जो है वो इस तरह से प्लेस है, वर्टिकली प्लेस्ड है, और करंट जो है वो इस तरह से है, तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड रूल से हम ये बना लेंगे कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह बन जाएगी। सो व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट एस्टैब्लिशेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। ये बात हमारी चैप्टर नंबर 14 में हमने बड़ी डिटेल के साथ स्टडी की है। अब देखिए बच्चों, ये जो कॉइल होगी, इस कॉइल में जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो इसके
कॉइल के अराउंड भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। जैसे ये लूप है, ये लूप है, जब इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा आई, तो करंट फ्लो आई फ्लो करने की वजह से तो आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा। अब इस साइड पे अगर मैं राइट हैंड रूल यूज़ करूँ तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, राइट, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल उसकी डायरेक्शन ये होगी। और इस साइड पे आएगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल उसकी डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट होगी। ठीक है, इस तरफ को होगी, ऐसे फ्लो करेगा। तो होता बच्चों ये है कि ये जो कॉइल है हमारे पास, इस कॉइल में जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। समझिए ना बात को। ये चीज़ होगी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल एक्चुअली अपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेटअप होगा कि उस मैग्नेटिक फील्ड ने इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। मिसाल के तौर पे ये इस बार मैग्नेट का इस तरफ क्या है, नॉर्थ। तो अब जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का फ्लो इस तरह से होगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस करंट का, उसका जो नॉर्थ होगा वो इस तरफ बनेगा। ठीक है ना, इसी नॉर्थ के इस तरफ बनने की वजह से अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक होगी ना बात, बन गई ना वही वाली डेफिनेशन, अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखें, दोबारा से देखें ज़रा। जब इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम इस कॉइल की तरफ लेकर आए तो उससे क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अब जो करंट है उसने इसको डिक्रीज करना है, यानी अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है उसको डिक्रीज करना है, क्योंकि अपोज करता है करंट। तो उसको अपोज करने के लिए, इसका अपोज करने के लिए वो जो करंट होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, तभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, अपोज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, तो उसके मुताबिक अगर इस तरफ नॉर्थ बनेगा, राइट, करंट इस तरफ नॉर्थ, करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ को अगर नॉर्थ बनाएगा तो उसके मुताबिक जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अ वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, और उसका रूल ये है हमारे पास कि अगर इस तरफ नॉर्थ बनता है और ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है ना, तो इस रिंग में जो करंट है वो इस तरह से अपोज करेगा कि अब ये जो रिंग है इसमें, अब इस रिंग की ये वाली डायरेक्शन जो है इस तरह बनेगी कि इसमें जो करंट है दैट विल गोज इन दिस वे, राइट, यहाँ से नीचे को। अब ये करंट जो है वो यूँ आएगा, अब ये रिंग इस तरह से है, ठीक है ना, वर्टिकल इस तरह रिंग है। अब इसमें करंट यूँ जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ और पीछे से फिर ये वापस आएगा, तो इसमें ये करंट जाएगा तो इसका नॉर्थ जो है वो इस तरफ बनेगा। ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम इस तरफ से देखें, इस तरफ से, इस साइड से देखें, सामने से देखें और करंट यूँ हो तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज इस लूप के अंदर मूव करेगा। तो यहाँ से जो हम इस लॉ की मदद से हम करंट की जो डायरेक्शन है उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने इस लॉजिक के मुताबिक करंट की जो डायरेक्शन है वो डिफ़ाइन की कि मैं अगर इस तरफ से देखूं जिधर मैं खड़ा हूं और ये देखें कि ये करंट इस तरफ जाए, ये इसकी सामने वाली साइड है ये वाली कॉइल की और ये बैक साइड है, तो यूँ करंट जाए, इट मीन्स कि करंट जो है वो आपकी देखने की तरफ से यूँ फ्लो करेगा। तो थंब जो है दैट पॉइंट्स के ये नॉर्थ इस तरफ है, तो इट मीन्स कि अगर करंट यूँ है नॉर्थ इस तरफ है, या नॉर्थ अगर इस तरफ बना है तो उस करंट की डायरेक्शन मेरे देखने के मुताबिक एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह से फाइंड की जा सकती है लेंज़िस लॉ की मदद से, और वो इस कॉन्सेप्ट पर कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा दैट विल अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई आप लोगों को कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ऑलराइट, ओके बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखिए, मतलब दूसरा केस देखें कि अगर इस मैग्नेट को मैं इस अवे मूव कराता हूँ, इस कॉइल से अवे मूव कराता हूँ, तो उस केस में क्या रिजल्ट बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है ना, यानी जो हम कर रहे हैं या हम जो जिस तरह से इसको मूव करा रहे हैं इस मैग्नेट को मूविंग अवे, तो इस मैग्नेट के दूर जाने से यानी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस कॉइल विल नाउ डिक्रीज।
तो मैग्नेट मूव कर रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अब आप सोचिए करंट क्या चाहेगा, इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो क्या करेगा, वो इसको अपोज करेगा, राइट। अपोज करेगा तो क्या चाहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़े, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज कर रहे हैं। मैग्नेट इस बार मैग्नेट को अवे मूव करा रहे हैं, तो इस बार मैग्नेट के अवे मूव करने से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज होगा तो जो करंट है वो इसके अंदर इस तरह सेटअप होगा कि वो चाहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज ना हो, ठीक है ना। और उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर ये है कि ये जो करंट होगा वो इस तरफ साउथ पोल बनाएगा, यानी करंट इस तरफ फ्लो करेगा इस लूप के अंदर कि इस तरफ साउथ पोल बने, राइट। इस तरफ साउथ बनेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ और इस मैग्नेट का नॉर्थ के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो डिक्रीज हम कर रहे थे उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि अब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो गई है, ठीक है ना। उस अट्रैक्शन की वजह से अब इस बार मैग्नेट को पीछे मूव कराना या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को डिक्रीज करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो करंट ऑलवेज सेट्स इटसेल्फ टू डिक्रीज टू अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ आई बच्चों बात की। अब अगर इस तरफ को साउथ हो, लेट्स से कि अगर इस कॉइल को यहाँ पे मैं दोबारा से अगर इस कॉइल को मैं बना लूँ तो ये देखें बच्चों, इस कॉइल में ये मेरे पास कॉइल है और ये गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट द करंट, और इसमें जो ये है हमारे पास कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है। और जब इस बार मैग्नेट को इस तरफ मूव कराना है, ठीक है ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो अब डिक्रीज़ होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही जैसे मैंने उधर बनाया था, ठीक है ना। तो दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब इस लूप के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, राइट, द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरह मूव करेगा, ठीक है, चलो इस तरह रहने देते हैं। अब उसमें इस तरफ साउथ होगा और इस तरफ नॉर्थ होगा, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब उस तरफ अगर नॉर्थ होगा तो इसका मतलब है कि इस फिगर के मुताबिक जो करंट होगा दैट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, राइट, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये सामने वाली साइड मैंने ली है ये वाली, और इधर ये वाली। तो अब जो अगर उस तरफ नॉर्थ बनेगा तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह बनेगी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर आएगा, राइट हैंड रूल अगर मैं लगाऊं तो नॉर्थ उस तरफ बनेगा तो साउथ इस तरफ बनेगा, और ये जो डायरेक्शन है वो अगर मैं अपनी साइड से देखूं तो इस डायरेक्शन के मुताबिक जो करंट है वो बच्चों फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो इस केस में करंट जो फ्लो किया था दैट वाज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इसमें जो है वो यूं हुआ था, इसमें यूं मेरी डायरेक्शन से करंट यूं फ्लो किया था, नॉर्थ इस तरफ बना था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मेरी तरफ से। और इस केस में करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, और राइट हैंड रूल अगर मैं यूज़ करूं तो नॉर्थ इस तरफ है, तो इट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसका मतलब जो ये हो गया कि दोनों केसेस में, ये दोनों केसेस आपके सामने हैं। इसमें मैग्नेट इस तरफ मूव किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ, तो करंट ये चाहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ हो। इस केस में मैग्नेट को अवे मूव किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग, करंट ये चाहता है कि ये डिक्रीज़ ना हो, ये इंक्रीज़ हो। तो इस केस में करंट जो है वो इस तरफ, जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ साउथ एस्टेब्लिश कर देता है ताकि अट्रैक्शन पैदा हो और ये काम ना हो सके। इस केस में हम जब इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके जाते हैं तो करंट चाहता है कि ये करीब ना आए ताकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ हो, तो वो इस तरफ नॉर्थ बना देता है। So direction of induced current is always to oppose the rate of change of flux. ठीक है बच्चों, तो ये जो है this is actually Lenz's law, right? So the Lenz's law is according to give us the direction of induced current. ठीक होगी बात बच्चों। तो यहाँ तक हमने Lenz's law का जो करंट वाला पार्ट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अब ये बात हो गई। अच्छा बच्चों, अब इसमें
जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो इस तरह हो सकता है कि ये एक लूप है, राइट, और ये एक मैग्नेट है, ठीक है। लेट्स से बच्चों ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जब ये मैग्नेट जो है वो इस लूप के करीब आएगा तो इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है कि इस लूप के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ऊपर से देखें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी डायरेक्शन। अब देखिए बच्चों रूल तो वही लगेगा कि इसके अंदर जो करंट आएगा वो अपोज करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को। पहले तो यहाँ पे देखें कि जब ये मैग्नेट इस लूप के करीब आएगा, ये लूप है और ये मैग्नेट, जब ये करीब आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, राइट। क्या होगा जी, ये जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है ना। अब देखें ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में जो है वो फ़र्क होना पता होना मतलब ज़रूरी है। अब अगर ये इंक्रीजिंग है यानी इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस मैग्नेट के करीब आने से इंक्रीज़ हो रही हैं, तो करंट क्या चाहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ हो, और करंट जो है वो इस तरह से इसके अंदर सेट होगा कि ऊपर की तरफ नॉर्थ बने, ठीक है ना। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी इस लूप के अंदर दैट विल बी इन सच अ वे, इस तरह से सेट होगा। ये देखें राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट यूँ सेटअप होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बने, इस लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो जो उसका ऊपर की तरफ नॉर्थ बने, इसलिए कि ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ और ये जो इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ जब एक दूसरे को अपोज करेंगे तो फिर उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो करंट है वो क्या करेगा, वो इसको इसका ऑपोजिट करेगा। करंट ने इसका ऑपोजिट करना है, करंट ने इसको अपोज करना है, इस चीज़ को करंट ने अपोज करना है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो करंट ने उसको अपोज करना है, अपोज करके वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज़। और डिक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि अगर इधर नॉर्थ है तो इस तरफ भी नॉर्थ बनाए करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नॉर्थ बनाए, ताकि ये दोनों एक दूसरे को अपोज करें और ये सिचुएशन बन जाए, ठीक है बच्चों। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये लूप इस तरह है और ये जो मैग्नेट है ये जो इस तरह आ गया कि इधर नॉर्थ और इधर इसमें से पास होके दूसरी तरफ चला गया, तो अब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी, राइट। तो अब देखें बच्चों इस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग, ऐसी है जी, डिक्रीज़ होगा ना, क्योंकि जब ये मैग्नेट इसमें से पास होकर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नाउ डिक्रीजिंग, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ डिक्रीजिंग। करंट क्या चाहता है कि इसको क्या करे, करंट ने इसको क्या करना है, अपोज करना है, वो इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा। तो करंट जब इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा तो जो इसका मतलब है कि करंट जो है वो इस तरफ को नॉर्थ बनाएगा, ठीक है ना। करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ को नॉर्थ बनना चाहिए और इस तरफ को साउथ बनना चाहिए, ताकि ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान अट्रैक्शन हो और इस फिनोमिना को रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के जो डिक्रीजिंग है इसको अपोज कर सके। तो अगर नॉर्थ इस तरफ है तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, कि अगर नॉर्थ इस तरफ बनना है तो ये मेरा राइट हैंड रूल के मुताबिक मेरी फिंगर्स मूव करेंगी करंट में और थंब मेरा पॉइंट करेगा नॉर्थ को। ये आप कह लें कि हमारे पास राइट हैंड रूल है जिसमें हम किसी लूप का नॉर्थ और साउथ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक करंट लूप है और इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये एरोस, तो फिर राइट हैंड रूल ये है कि आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को करें और जो थंब है दैट विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ये हमने पढ़ा था सोलिनॉइड के केस में, ठीक है ना, याद है आपको सोलिनॉइड जो हमने चैप्टर 14 में पढ़ा था कि जब हमारे पास एक सोलिनॉइड में करंट फ्लो करता है तो उस करंट को हम फिंगर्स को करंट की तरफ घुमाते हैं और थंब फिर हमें बताता है कि इस तरफ को नॉर्थ है। ये वो वाला रूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो किसी भी लूप के अंदर जो करंट होगा वो जो है, ये भी एक छोटा सा सोलिनॉइड है, एक टर्न वाला सोलिनॉइड है,
तो करंट यूँ होगा तो नॉर्थ इस तरफ बनेगा, करंट यूँ होगा तो नॉर्थ इस तरफ बनेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो करंट उसको अपोज करेगा तो डिक्रीज कर देगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीजिंग है, करंट ने अपोज करना है तो उसको इंक्रीज करना चाहेगा। तो ये सिचुएशन जो है ये हमारे सामने बनेगी। ठीक होगी बात बच्चों? तो ये था हमारे पास लेंज़ेज़ लॉ। ऑलराइट, आई होप कि आपको इसकी लेंज़ेज़ लॉ की जो कॉन्सेप्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। ठीक है, इसका मतलब है बच्चों, जब ये मैग्नेट जो है ये लूप है और ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर हम छोड़ें, फ्रीली छोड़ें कि वो इसकी तरफ आए, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्लो होगा ना, क्योंकि इस तरफ नॉर्थ है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ को अपोज करता है, तो ये मैग्नेट जो है वो क्या होगा, स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा। तो ये क्या होगा, रिटार्डेशन। ये मैग्नेट जो है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, रिटार्डेशन। बात बात ये एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन कि ये स्लो होगा, और फिर जब ये इसमें से निकल के जाएगा, इसमें से निकल के दूसरी तरफ जाएगा, तब भी इसमें रिटार्डेशन आएगा। ठीक है ना, उस वक़्त भी रिटार्डेशन होगा। क्यों उस वक़्त क्यों रिटार्डेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। दोनों की अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी और डेफिनेटली फिर रिटार्डेशन आएगा। तो ये भी एक एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद रखना है। ठीक है बच्चों? ऑलराइट, आई होप कि आपको इसकी लेंज़ेज़ लॉ में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के हवाले से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी बच्चों, चलें अब हम चलते हैं लेंज़ेज़ लॉ के दूसरे पार्ट की तरफ, विच इज़ लेंज़ेज़ लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, चलें इसको रेस करते हैं और इसकी जगह हम दूसरा पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लेंज़ेज़ लॉ वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये स्टेटमेंट है जी हमारे पास, लेंज़ेज़ लॉ वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काम करता है। ठीक, सिचुएशन बच्चों हमारे पास ये है कि इसको समझने के लिए ये हमारे पास ये कंडक्टिंग रॉड्स हैं, रेल्स हैं या रॉड्स हैं, और इन रॉड्स के ऊपर हमने एक और जो है रॉड रखना है। उससे पहले हमने यहाँ एक गैल्वेनोमीटर अटैच करना है, और ये भी जो हमारे पास एक रॉड है जिसको हमने इसके ऊपर प्लेस किया, और यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के बाद जब हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं ABCD, जब इस कंडक्टर को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक जो करंट है वो फ्लो करता है, और उस करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों दैट इज़ फ्रॉम A to B, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और ये डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं लेंज़ेज़ लॉ की मदद से। ठीक है, सोचें आप ज़रा, ये एक अलग से क्वेश्चन है जो आप लोगों ने खुद से जो है वो सोचना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि जब इस कंडक्टर को राइट साइड में मूव कराएं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, और इसमें जो करंट होगा वो इस तरह से इस्टेब्लिश होगा, या तो ABCDA होगा या ADCBA होगा। ये आपने खुद सोचना है, और होगा ABCDA, और आप देखेंगे कि इस तरह से करंट इस्टेब्लिश होगा तो ये इस इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, ये आपने खुद से पॉइंट सोचना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सिचुएशन इस तरह कि इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो द फोर्स इज़ एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अब जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगती है और ये कंडक्टर मूव करता है, तो इस कंडक्टर का जो मूव करना है दैट हैज़ सम डिस्टेंस d और सम डिस्टेंस डेल्टा x। सो फोर्स मल्टीप्लाई अ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा x गिव्स अस वर्क डन। ठीक है बच्चों, पढ़ा है ना हमने, वर्क डन
इज फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो वी नो दैट वर्क इज़ एफ बी कोसाइन थीटा, और यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब थीटा ज़ीरो होगा। तो थीटा अगर ज़ीरो लगाएं इसमें तो वर्क जो है दैट इज़ ओनली एफ डी, एफ टाइम डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन इज़ इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन इज़ इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड और चेंज इन एनर्जी, या यूँ कह लें कि या एनर्जी स्टोर्ड भी कह लेते हैं और हम ये भी कह लेते हैं चेंज इन एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब ये जब इसका मतलब है कि जब हम इस रॉड को मूव कराते हैं इस पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। जब ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आता है तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, वर्क डन, और वो वर्क क्या है, एनर्जी स्टोर्ड, या किसके इक्वल है, चेंज इन एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए, और या तो ये किसी में ट्रांसफ़र होनी चाहिए या फिर किसी और ट्रांसफर्ड फॉर्म को इसमें आना चाहिए। अब होता जो ये है कि जब इस कंडक्टर में ए से बी करंट जाता है तो यहाँ पर एक फोर्स पैदा होती है, दैट इज़ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ये भी वाला टॉपिक भी हमने पढ़ा था, फोर्स ऑन अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये भी जो हमने टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 14 में, कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास करे और वो कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या था, फोर्स एक्टिंग ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a uniform magnetic field, ठीक है बच्चों। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सारी सिचुएशन वही बन गई। और उसके मुताबिक अगर बच्चों इसमें हम एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल यूज़ करें तो हम उस फोर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। देखिए बच्चों, एक्सटेंडेड राइट हैंड रूल में वो रूल क्या है कि आपका जो थंब है दैट मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर फिंगर्स मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। तो बच्चों इस रूल के मुताबिक आप देखें तो ये करंट गया ए से बी की तरफ, ठीक है। जब इस तरफ कंडक्टर पे इधर फोर्स लगी तो करंट यूँ गया ए से बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन, तो फोर्स किस तरफ लगेगी, इन द डायरेक्शन ऑफ पाम। तो इसका मतलब है कि जब इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा सो दैट करंट, द फ्लो ऑफ करंट विल प्रोड्यूस अ फोर्स दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। समझ गए बच्चों बात को, दैट विल बी मैग्नेटिक फोर्स एफ बी, और वो इस सिचुएशन के मुताबिक लेफ्ट साइड पर लगेगी। समझ आई बच्चों बात की। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक हम इस तरफ लगा रहे हैं, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड एफ है, उसने एक्स डिस्टेंस मूव किया, वर्क डन हुआ, और एक फोर्स इस तरफ को लग रही है, इस तरफ जो प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हम जो वर्क डन कर रहे हैं, हम जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हम जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए, दैट एनर्जी इज़ एक्चुअली, या दैट वर्क डन इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ बी। अगर ये फोर्स एफ बी ना हो तो हमें ये जो वर्क है वो भी ना करना पड़े, या यूँ कह लें कि जितना भी वर्क हम कर रहे हैं एक्चुअली दैट वर्क डन इज़ इक्वल और द रिजल्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। इस फोर्स को अपोज करेगा, तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो इस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करेगा, और यही सिचुएशन जो है ये होनी चाहिए कि इस कंडक्टर के अंदर मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अगर ये सिचुएशन ना हो तो फिर इस कंडक्टर के अंदर मोशनल ईएमएफ भी पैदा
नहीं होगी। ये जो फोर्स है एफ बी, इस फोर्स एफ बी का जो मैग्नीट्यूड है या होता है वो होता है आई बी एल, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो मैग्नीट्यूड है आई बी एल, जो हम राइट साइड को फोर्स लगाएंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स एफ बी विच इज़ आई बी एल। अगर ये एफ बी आई बी एल है इस तरफ को, तो इस डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगाएंगे दैट मस्ट ऑल्सो बी आई बी एल टू मूव दिस कंडक्टर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, इस कंडक्टर को इक्विलिब्रियम में मूव करने के लिए ज़रूरी है कि अगर इस तरफ आई बी एल फोर्स है तो इस तरफ भी आई बी एल फोर्स ही लगे। सो दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस इज इन एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं इस कंडक्टर को मूव कराने के लिए, दैट एनर्जी इज एक्चुअली ड्यू टू दिस अपोजिंग फोर्स एफ बी। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका एक ओपोजिट भी हम सोचते हैं, राइट, इसका ओपोजिट भी सोचते हैं। ओपोजिट हम ये सोचते हैं कि लेट्स से कि करंट ही बी से ए की तरफ था, करंट बी से ए की तरफ आया, तो करंट के बी से ए की तरफ आने की वजह से लेट्स से ना, मतलब एक जस्ट एक अजम्पशन है कि हमने इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कराया और करंट बी से ए की तरफ आ गया, ऐसे किसी ने एज्यूम कर लिया। अब करंट अगर बी से ए की तरफ आता है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अब इस सिचुएशन में ये देखें नीचे की तरफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, तो उस सिचुएशन में फिर फोर्स भी इस तरफ लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी इस तरफ है और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी इस तरफ है, तो हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाएगी, फिर हम छोड़ भी दें तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये कंडक्टर मूव करता रहे। ऐसा नहीं होगा बच्चों, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एनर्जी कैन नॉट बी, एनर्जी, ये यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो जाएगा। एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो तो एक सेल्फ परपिचुएटिंग सिस्टम हो जाएगा ना, परपिचुअल सिस्टम बन जाएगा कि जिसमें थोड़ी सी एनर्जी, पहले हमने फोर्स लगाई, फिर मैग्नेटिक फोर्स पैदा हुई, फिर हमने छोड़ दी फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये मूव करी जा रहा है। तो मूवमेंट या एनर्जी विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होना। दिस इज़ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ आ गई ना बच्चों बात की, कि हम जो फोर्स लगाएंगे दैट मस्ट ऑलवेज बी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो ठीक है बच्चों, इसमें फिर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हम जो फोर्स लगाएंगे इस तरफ तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ प्रोड्यूस होगी, अगर हम इस कंडक्टर पे इस तरफ फोर्स लगाएं तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। दैट इज़ इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे बच्चों लेंज़ेज लॉ वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ये है कि आपने देखा कि जब हमने इस कंडक्टर को इस तरफ मूव कराया तो करंट की डायरेक्शन ए बी ही होनी चाहिए, फिर ही इस तरफ फोर्स बनेगी, ए बी सी डी ए, ये वाला लूप बनता है। जब हम कंडक्टर को उस तरफ को राइट वर्ड फोर्स लगाएंगे तो फिर जो लूप है करंट लूप वो ए बी सी डी ए ही बनता है, ठीक है ना, फिर ये वाला करंट लूप बनता है, और क्योंकि इसी लूप पर फिर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ होगी, और ये वाला तब बनेगा जब हम राइट को फोर्स लगाएंगे। अगर हम फोर्स लेफ्ट को लगाते हैं, ठीक है ना, फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे कंडक्टर पर तो मैग्नेटिक फोर्स उस तरफ होगी, तो उस केस में फिर जो लूप बनेगा दैट विल बी ए डी सी बी ए लूप बनेगा, ठीक है ना, फिर ये करंट लूप बनेंगे। तो इसका मतलब है कि करंट की एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, मतलब इस सेंस में कि कंडक्टर किस तरफ मूव करता है। अगर कंडक्टर राइट साइड को मूव करता है करंट की यही डायरेक्शन है ए बी सी डी ए, ठीक है। अगर कंडक्टर या लेफ़्ट को मूव करता है तो फिर करंट की ए डी सी बी ए डायरेक्शन है। तो इस तरफ मूव करे तो करंट की एक डायरेक्शन और इस तरफ मूव करे तो करंट की डायरेक्शन चेंज। ये अभी तक की जितनी आपसे मैंने बातें की हैं वो सारी यहाँ पे दुरुस्त ट्रू प्रूव होती हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो करंट की एक डायरेक्शन होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ होगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये आपने देखा यहाँ पर भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। जब ये कंडक्टर राइट को जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, करंट की एक डायरेक्शन है। फिर जब ये कंडक्टर लेफ्ट को आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डिक्रीज़ होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। सो सारी बातें जो है दैट आर एग्जैक्टली इन एग्रीमेंट, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ लेंज़ेज़ लॉ को
तो लेंज़ेज़ लॉ में जो आपने दो बातें जो है वो एक्सप्लेन और अंडरस्टूड समझनी है और फिर एक्सप्लेन करनी है। और पहली बात, डायरेक्शन ऑफ करंट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो किस तरह से होती है, या आप डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे और प्रैक्टिस के तौर पे फ़िलहाल आप इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। और दूसरा बच्चों, ये लेंज़ेज़ लॉ जो है दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंक्लूड हुआ। आई होप बच्चों कि आप लोगों को लेंज़ेज़ लॉ की जो है वो मुकम्मल समझ आ गई है और आप इसको अंडरस्टैंड किए रखेंगे। तो इसके बारे में बच्चों को क्वेश्चन है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग भी आपके क्लासमेट्स हैं या इसको स्टडी कर रहे हैं आपके साथ, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके साथ डिस्कस कीजिएगा और उनसे भी अपनी राय लीजिएगा कि वो भी कमेंट्स में जो है वो मेंशन करें या डायरेक्ट मुझे बताएं कि इसमें क्या ऐसा पॉइंट है जो उनको समझ नहीं आया या फिर जो कि इम्प्रूव हो सकता है या किसी और एंगल से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। तो टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।